लुइस विटॉल, जिस कंपनी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो पहली इमेज बनती है वो है इसके लेडीज बैग के कीमत की, जिसकी शुरुआत ही लाख रुपए से शुरू होती है। और इस कंपनी के बैग की क्वालिटी भी सबसे बेहतर मानी जाती है और इस वजह से ही ये बैग अमीरों की सबसे अच्छी पसंद मानी जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में इस कंपनी की जो वैल्यू है वो $30 मिलियन से भी ज्यादा है। जी हाँ, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि 22 करोड़ की इस कंपनी की नींव रखने वाले इंसान के पास बचपन में अपना सर ढकने के लिए छत तक नहीं था। तो आज हम आपको लुइस विटॉल की वो अनसुनी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने दम पर 22 लाख करोड़ की कंपनी का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो कहानी शुरू करने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो ये बात है 19वीं शताब्दी की, जब एक बच्चा जिसके पास न घर था न खाने के लिए खाना था, उसके पास कुछ था तो सिर्फ एक सपना, और ये सपना था कामयाबी का, सपना था शोहरत की ऊंचाइयों का। यानी लुइस विटॉल फ्रांस के एंचे नामक एक गांव के गरीब परिवार में 4 अगस्त साल 1821 में पैदा हुए। इनके पिता किसान थे और जो माता थी वो टोपियां बनाने का काम करती थी। और ये वो दौर था जब फ्रांस नेपोलियन की लड़ाई के कारण हुए नुकसान से उभर रहा था और लड़ाइयों की वजह से भी किसानों के हालत खराब हो चुके थे। और लुइस विटॉल का परिवार भी उन्हीं किसानों में से एक था। इसीलिए लुइस विटॉल को बचपन से ही अपने माता पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। यानी सुबह से शाम तक खेतों में काम किया करते थे। और ये सारी चीजें कोई खास परेशानी नहीं थी, क्योंकि असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। जब लुइस विटॉल 10 साल के हुए तो उनके माता जी का स्वर्गवास हो गया और उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। और अब आप इसको बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती, पर इनकी जो सौतेली माँ थी ऐसी थी जैसी आप मूवी की कहानियों में देखते हैं। वो लुइस विटॉल को न ठीक से खाना देती थी और ना ही चैन से रहने देती थी। उसने लुइस विटॉल के जीवन को नर्क से भी बदतर बना दिया था। और ये सब प्रताड़ना लुइस विटॉल ने कुछ समय तक तो सहा, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तब ये अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए और मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़कर ये पेरिस पहुंच गए। लेकिन ये पेरिस तो पहुंच गए, लेकिन इनके जेब में न पैसे थे और न ही खाने के लिए कोई सामान था। बस शुक्र इस बात की थी कि पेरिस में इनकी किस्मत इनके ऊपर थोड़ी सी मेहरबान हो गई और इन्हें आर्टिस्ट और कारीगरों के पास जॉब मिल गई। और यहीं पर उन्होंने मेटल, पत्थर, लकड़ी और कपड़ों का काम सीखना शुरू कर दिया। और इस नौकरी में उन्हें केवल इतने पैसे मिल जाते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पाल सके, लेकिन रहने के लिए छत का इंतजाम करने के लिए अभी तक इनके पास कुछ भी नहीं था। यानी ये अपनी रात एक कंबल ओढ़कर खुले मैदान आसमान के नीचे लकड़ियों पर गुजारते थे। लेकिन यहीं से उनका समय पलटने भी वाला था। दरअसल इसी समय इंडस्ट्रियल क्रांति के चलते पेरिस में ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके कारण यात्रा करना बहुत सरल हो चुका था। लोग ट्रेनों से सफर दिल खोल कर करने लगे थे। लेकिन एक समस्या भी बरकरार थी और वो थी सामान ले जाने की, क्योंकि ट्रेन में लोग कपड़े, फर्नीचर, पेंटिंग जैसे सामान लेकर जा रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिसमें वो अपना सामान ले जा सके। और फिर लोगों की ये प्रॉब्लम कारीगरों के लिए एक बड़ा अवसर बन गया। यानी कारीगरों ने लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्स बनाना शुरू कर दिया और यहीं पर लुइस विटॉल को अपने लिए भी एक बड़ा मौका दिखाई देने लगा। यानी ये उस समय तक कई प्रकार की कारीगरी का काम कर लेते थे, जैसे मेटल, पत्थर या लकड़ी पर कारीगरी करना, और उन्हें बस तलाश थी तो सिर्फ और सिर्फ एक मौके की। और इन्हें ये मौका मिला जब उनकी मुलाकात वहां के एक बहुत बड़े कारीगर मॉनिसर मिशेल से हुई। और फिर मॉनिसर मिशेल ने लुइस विटॉल को अपनी दुकान पर कारीगर के रूप में नौकरी पर रख लिया। वैसे तो उनको यहाँ पर कोई खास पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि हीरे को जब तक घिसा नहीं जाए वो चमकेगा कैसे। बस लुइस विटॉल इस दुकान पर अपने हीरे चमकाने में लगे हुए थे और इनकी मेहनत रंग लाई। और फिर ये जहाँ काम करते थे, यानी मॉनिसर मकैरल के जो अधिकतर क्लाइंट थे, वो लुइस विटॉल के द्वारा बनाए गए बॉक्स को खूब ज्यादा पसंद करने लगे। यानी उनका काम सबको पसंद आने लगा और अब उनका काम भी अच्छा चलने लगा था और उनकी शोहरत भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। और बहुत ही जल्दी वो इतने पॉपुलर हो गए कि फ्रांस की महारानी ने इन्हें अपना निजी बॉक्स मेकर बना लिया। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना, अच्छे समय की बुरी बात ये होती है कि वो बदला जरूर लेती है।
और अभी लुइस विटॉल का वक्त अच्छा गुजर रहा था और दिन प्रतिदिन वो चर्चित होते जा रहे थे। और 1 साल बाद महारानी का निजी बॉक्स मेकर का काम करने के बाद लुइस विटॉल ने अपनी खुद की शॉप खोलने का फैसला लिया और इस तरह से शुरुआत हुई लुइस विटॉल कंपनी की, जिसे आज हम एलवी के नाम से जानते हैं। और जब इन्होंने उस समय कंपनी शुरू की तो उस जमाने में चमड़े के सिर्फ आयताकार बॉक्स बनाए जाते थे, जिनका जो ऊपरी भाग होता था वो गोलाकार होता था, ताकि बॉक्स के ऊपर कोई पानी ना पड़े या फिर कोई अन्य सामान उस पे ना ठहरे, जिसकी वजह से बॉक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन समस्या ये होती थी कि गोलाकार बॉक्स होने के कारण अगर बॉक्स को कहीं ले जाना हो, बॉक्स के ऊपर एक नहीं रख सकते थे और उसके रख रखाव में भी ज्यादा जगह घिर जाती थी। और इन परेशानियों को लुइस विटॉल के विचार ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। यानी लुइस विटॉल का ये विचार बॉक्स इंडस्ट्री में किसी क्रांति से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने चमड़े के बजाय कैनवास का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो कि लेदर की तुलना में काफी ज्यादा टिकाऊ और हल्का था। और सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ था और इस बॉक्स को वो रेगुलर आकार में बनाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से इस बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा जा सकता था। और इसके साथ ही उस बॉक्स में ऐसी कलाकारी वो करते थे कि दिखने में वो खूब ज्यादा आकर्षित लगता था। और लुइस विटॉल के इस एक आइडिया ने उनका जीवन बदल दिया और महज 1 साल के भीतर ही लुइस विटॉल के जो बैग थे वो लोगों के बीच आम हो चुके थे। और अब लुइस विटॉल ने आगे बढ़कर हैंडबैग बनाने का भी फैसला लिया। लेकिन उस समय के हैंडबैग लोगों के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं था। उन बैग्स को लोग सिर्फ मजबूरी में इस्तेमाल करते थे, लेकिन लुइस विटॉल को पूरा विश्वास था कि वो इसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो बैग थे वो लेदर के बजाय कैनवास के होते थे और वो इन्हीं का फायदा उठाया करते थे, क्योंकि ये एक तरीके से वाटरप्रूफ होते थे और उसमें वो शानदार डिजाइनिंग भी बनाना शुरू कर देते थे। और इनका ये आइडिया लोगों को काफी पसंद भी आने लगा धीरे धीरे। और नए नए डिजाइनिंग के कारण अब जो महिलाएं थी उन्होंने अपने कपड़ों के हिसाब से हैंडबैग के साथ मैच करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लुइस विटॉल को अब कुछ नया करना बचा था और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या नया करे कि लोगों को हमारे बैग्स और ज्यादा पसंद आए। तब उस समय उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज विटॉन की मदद मांगी। और जब लुई विटॉल ने अपने बेटे जॉर्ज विटॉल की मदद मांगी तो पिता की तरह बेटे का आइडिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जॉर्ज विटॉल ने बैग पर लॉक लगाने का आइडिया अपने पिता को दिया, क्योंकि उस वक्त जो बैग आते थे उस पे कोई लॉक नहीं लगा होता था। और फिर उसके बाद क्या था, जॉर्ज विटॉल ने लॉक के साथ बैग पैटर्न बनाना शुरू कर दिया और बैग बिल्कुल खजाने की तरह लगने लगे थे। और इसके साथ ही बैग की जो हिफाजत थी वो भी बढ़ चुकी थी, यानी इसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा भी और अच्छे से हो गई थी। और लुइस विटॉल का ये डिसीजन इतना अच्छा साबित हुआ कि उनकी कंपनी और दिनों दिन तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि तभी फ्रैंको रशिया वॉर के चलते लुइस विटॉल का काम बिल्कुल बंद पड़ गया था। और न सिर्फ काम बंद पड़ा, बल्कि उन्हें अपने घर को छोड़कर वापस शहर जाना पड़ा। और लुइस विटॉल फिर से एक बार बेघर हो चुके थे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, उनका परिवार उनके साथ था। और परिवार के साथ रहते हुए वो बाकी शरणार्थियों के साथ ही बेहद तंग जगह पर रहने चले गए, जहाँ पर इन्हें और इनके परिवार को खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा था। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिर से ये अपने परिवार के साथ अपने घर वापस लौट आए, लेकिन तब तक इनके घर का हर एक सामान चोर उठा ले गए थे और वर्कशॉप इनका पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। लेकिन फिर भी लुइस विटॉल ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने बचाए पैसों से अपनी वर्कशॉप को ठीक किया और दुकान के लिए एक नए स्थान की खोज करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि युद्ध के कारण जो प्रॉपर्टी के दाम थे वो काफी लुढ़क चुके थे, यानी कम हो चुके थे, जिससे कि लुइस विटॉल को दुकान शहर के भीतर काफी अच्छे दाम में मिल गई। और दुकान खोलने के महज 6 महीने के भीतर ही लुइस विटॉल का काम फिर से पहले की तरह पटरी पे आ गया और लोगों को उनके बैग फिर से पसंद आने लगे। और इनका काम इतना तेजी से बढ़ने लगा कि लुइस विटॉल ने अब सोचा कि अब तकनीकी का प्रयोग किया जाए, यानी इस काम में अब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने बैग्स को पैटर्न प्रिंट
करना शुरू कर दिया और ऐसा डिसीजन लेने की वजह से ये अपने प्रतियोगियों यानी ओपोनेंट्स को काफी पीछे छोड़ चुके थे, क्योंकि इनके इस नए और बेहतर पैटर्न प्रिंट ने बाजार में धूम मचा दिया। और अब लुइस विटॉल के पास न सिर्फ अपने देश से बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे थे और अपने बैग्स की बढ़ती डिमांड्स को देखकर लुइस विटॉल ने अपना एक शोरूम लंदन में खोल दिया और इसी के साथ शुरुआत हुई लुइस विटॉल ब्रांड की पूरे दुनिया में विस्तार की। और उस दौरान में लुइस विटॉल अकेले एक ऐसे डिजाइनर थे जिनके प्रोडक्ट्स अपने देश से लेकर विदेश के अमीरों के घरों में पाए जाने लगे थे। और फिर लुइस विटॉल ने अपनी कंपनी के सामान को खरीदने के लिए और बेहतर और आसान करने के लिए कंपनी का कैटलॉग जारी करने के बारे में सोचा, लेकिन वो ऐसा करते उससे पहले ही साल 1892 में 27 फरवरी के दिन उनका निर्धन हो गया। यानी जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए थे तो उनकी उम्र उस समय 72 वर्ष की थी। लेकिन जो उनकी मौत हुई वो आज भी मिस्ट्री का सवाल बन के रह गई है, क्योंकि आज तक उनके मरने के कारण का पता ही नहीं लग पाया है कि आखिर उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जो इनके बेटे थे जिनका नाम जॉर्ज विटॉल था, इन्होंने कंपनी की बागडोर संभाली। और फिर जॉर्ज विटॉल ने अपने पिता की याद में एलवी का मोनोलॉग जारी किया और फिर उन्होंने अपनी बागडोर पर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और नए नए प्रोडक्ट निकाले मार्केट में, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करने लगे। लेकिन साल 1936 में 26 अक्टूबर के दिन जॉर्ज विटॉल की भी मृत्यु हो गई। लेकिन इस दुनिया को छोड़कर वो भले चले गए, लेकिन उनकी बनाई जो कंपनी है आज लग्जरी फैशन के फहरिस्त में सबसे पहले स्थान पर आती है, जिसकी मार्केट वैल्यू 22 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। और आज के समय लुई विटॉन की जो LVMH जो पेरेंट कंपनी है, उसके जो CEO हैं जिनका नाम बैरेंट आर्नोट है, वो इस कंपनी का बागडोर संभाल रहे हैं। और आज के समय जो लुई विटॉल का बैग है वो लग्जरी के मामले में नंबर 1 है। तो ये कहानी रही लुई विटॉल की, जिन्होंने अपनी कारीगरी से ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आज के समय अमीरों की सबसे पहली पसंद मानी जाती है और जिसे दुनिया का सबसे महंगा बैग भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।